शेयर करने के लिए जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शिल्पा आंटी, ओवर टू यू तृप्ता आंटी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत जय शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना आप जी का। रहबर तेरे चरणों में, हे मेरे गुरु जी, मेरे रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। जिस श्वास में तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए। हे मेरे प्रभु, आईना कोई ऐसा बना दे ए मेरे खुदा, जिसमें इंसान का चेहरा नहीं, मेरे खुदा का दीदार हो जाए। संगत जी, दरअसल परमात्मा की असली संगत वो है जो गुरु के मन को भा जाती है। हर वक्त हरि नाम में अपना हृदय जोड़ के रखती है। वे मनुष्य, वे संगत हरि नाम को सदा ही अपने अंग संग देखती है। गुरु के शब्द के द्वारा उनको हर जगह अपना गुरु दिखाई देता है। शुक्राना करती हूँ उस मालिक का कि गुरु की शरण के बिना किसी भी परमात्मा ने नाम धन हासिल नहीं किया। गुरु भी मिलता है परमात्मा की मेहर से, जो अपनी आत्मा का मंथन करते हैं उन्हें ही प्यार में मिलता है। तो शुक्राना करती हूँ अपने परम पिता परमात्मा डुगरी वाले का, जो आज ये पल, ये घड़ियां, ये सत्संग बख्श देते हैं। और उस सत्संग में जो अपने आज्ञा से भेजी हुई संगत, जिन्होंने साक्षात गुरु जी का दीदार किया हुआ है, जिन्होंने गुरु जी के कर कमलों से, गुरु जी के हाथों से प्रसाद ग्रहण किया हुआ है, वो संगत कितनी ब्लेस्ड होगी। मैं तो ये सोच के ही अपने मन में गुरु जी से बात कर लेती हूँ, गुरु जी आप हमें उनका दीदार करा देते हो, उनकी जर्नी सुना देते हो, तो हम भी धन्य हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं। तो आज शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ग्रुप एवं फेसबुक पेज प्लेटफॉर्म पर आज शालिनी अरोड़ा आंटी, जो उन्हीं संगत में से एक हैं गुरु जी के द्वारा चुनी हुई, आज हमारे बीच अपने वो सुंदर पल बीते गुरु जी के संग शेयर करेंगी। पूरे शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल गुरु परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आंटी। आप आए, अपने वो सुंदर पल जिन्हें सुनने के लिए हम बहुत बेताब होते हैं, अपनी वो जर्नी शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, रहमते बख्शने का शुक्राना। जय गुरु जी। ओवर टू शालिनी अरोड़ा आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे ये मौका दिया इस मल्टीलिंगुअल ग्रुप का पार्ट बनने का, यहाँ आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर करने का। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि आप मेरी तरफ एक कदम उठाओ, मैं आपकी तरफ 99 कदम उठाने को तैयार हूं, पर एक कदम आपको मेरी तरफ उठाना होगा, विश्वास करना होगा, समर्पण करना होगा। तो मैं चाहती हूं कि हमारी जो नई संगत है, गुरु जी पे विश्वास करे
घबराए नहीं, सदा सदा उनके साथ रहें, बिल्कुल नहीं घबराएं। जब भी कष्ट आते हैं गुरुजी को याद करें और आपके कष्ट फूलों की तरह निकल जाएंगे। आपको बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यही पॉइंट सारा आप लोगों को समझाने के लिए मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ आपको बताऊंगी। गुरुजी मेरे लिए मेरे पिता ही नहीं, मेरे सब कुछ है। मैंने अपनी सारी जिंदगी उन पे सौंप दी है। जिस हाल में वो रखेंगे उसका शुक्राना, जैसे वो करेंगे उनका शुक्राना। आज का जो सत्संग है, संगत है, गुरुजी सत्संग नहीं बोला करते थे, कहते थे संगत करो। संगत है। मैं दिल्ली में नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेशन आई हुई हूँ। पहले मैंने अंकल को बोल दिया था कि मैं करूंगी। आज सुबह अंकल से बात हुई, अंकल ने मेरे को याद दिलाया, आंटी आज रात को आपने संगत करनी है। मैंने कहा अंकल मैं किसी के घर आई हुई हूँ, उनके घर में बैठ के कैसे करूंगी। तो जैसे गुरुजी का पता नहीं हुक्म था क्या था, अंकल का फिर से फोन आया, नहीं आंटी आपने करना ही करना है आज। और मेरे को लगा जैसे मेरे गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं कि शिल्पा आंटी आपको ये करना है। गुरुजी हमेशा कहते हैं जो मेरे बारे में बताएगा, मेरा सत्संग करेगा, मेरी संगत करेगा, उसको मैं ब्लेस कर रहा हूँ। जो सुनाने वाले को भी ब्लेस करूंगा, जो सुनेगा उसको भी मैं ब्लेस करूंगा। जो सुनने वाला भी ब्लेस हो रहा है और सुनाने वाला भी ब्लेस हो रहा है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ बहुत बहुत पहले शुरू हुई। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप कब मेरे साथ जुड़े हो आपको खुद नहीं मालूम। मैं कब आपके साथ हूँ आपको नहीं पता चलेगा। हम लोग सोचते हैं हम साल पहले गुरुजी से जुड़े हैं, हम 10 साल पहले जुड़े हैं। हमें नहीं मालूम गुरुजी कब हमारी जिंदगी में आए और हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ ही चलते रहे। हमें कुछ नहीं पता चलता और कब तक चलेंगे नहीं मालूम। तो सदा गुरुजी से अरदास यही रहनी है कि गुरुजी मेरा हाथ मत छोड़िएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप मेरा हाथ नहीं छोड़े। मैं आपके साथ जो आप हुक्म करेंगे मैं करने को तैयार हूँ, पर मेरा साथ मत छोड़िएगा। धन दौलत सब एक तरफ रह जाती है, पर जब हमारा गुरु हमारे साथ होता है तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता, चाहे कुछ भी हो इस जिंदगी में। मेरे को गुरुजी के बारे में सबसे पहले 1996-97 में पता चला था। मेरी बचपन की स्कूल की फ्रेंड है सबीना कोचड़ आंटी, उन्होंने मेरे को बताया था गुरुजी के बारे में। मेरी मदर इन लॉ डायलिसिस पे थी, बहुत सीरियसली किडनी फेलियर के कारण बीमार थी। सबीना आंटी ने मेरे को बोला कि शिल्पा तू गुरुजी के पास जलंधर आ जा, तेरी मदर इन लॉ ठीक हो जाएंगी। जब तक हमारा टाइम नहीं आता गुरुजी के पास हम नहीं पहुंच सकते। क्या पता उस टाइम मेरा मेरा टाइम नहीं आया था या मेरी मदर इन लॉ का टाइम नहीं आया था, मुझे नहीं मालूम। पर घर में बात की, घर वालों ने कहा कि ने किसी से पता करवाया गुरुजी के बारे में और उन्होंने कहा हाँ एक बाबा है जलंधर में। तो खास इम्पोर्टेंस नहीं दी घर वालों ने, तो वो बात वैसे ही खत्म हो गई। उन्होंने गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को नहीं ब्लेस करना था, उन्हें अपने पास नहीं बुलाना था, मुझे उनके अपने पास नहीं बुलाना था, तो वही बात खत्म हो गई। उसके बाद उनकी डेथ हो गई मेरी मदर इन लॉ की 2006 में। फिर गुरुजी ने शायद मुझे तब बुलाना था। नवंबर के मंथ में मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ के फादर इन लॉ को कैंसर था। तो मेरी नीस ने मेरे हस्बैंड को बोला मामा
मेरी फ्रेंड ने बताया है कि कोई गुरु है जो एम्पायर स्टेट में है, अगर उनके पास चले जाएं तो शायद दादाजी की तबीयत ठीक हो जाएगी। आज की डेट में कौन सा मामा है जो अपनी नीस को मना करता है किसी भी काम के लिए? अब जब मालूम है घर में प्रॉब्लम है तो वो तो हमेशा अपनी बहन और अपने बहन के बच्चों के साथ खड़ा रहता है, हर भाई खड़ा रहता है। क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं जा सकती थी, तो मेरे हस्बैंड ने अपनी नीस को राशि को लेके वो गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट उन्हें लेके गए। तब से मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे वो डेली जाना शुरू कर दिया। उनको बहुत अच्छा लगता था वहां जाना। हमारे उस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफी हो रही थी, तो उन्हें लगता था मेरी सारी प्रॉब्लम्स ही गुरुजी ने दूर कर दी हैं। पर रोज जाते, रोज वहीं लंगर प्रसाद करते और वापस आते। घर आते आते इनको 12-1 बज जाते थे, क्योंकि हम गुजरावाला टाउन में रहते थे उस टाइम। और एम्पायर स्टेट जाना आना, वहां पे गुरुजी का पाठ होना, सत्संग होना और फिर घर वापस आना, बहुत टाइम लग जाता था। और जैसे और लेडीज की आदत होती है, हस्बैंड बाहर जाएं और रात को खाना खा के आए और रोज जाएं और बोले जी मैं अपने लिए जा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, ऐसी बातें करें, तो समझ नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। दिमाग में गलत ख्याल तो आते ही हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किसको मिलने जा रहे हैं, बोल रहे हैं गुरु के पास जा रहे हैं। ये कौन सा गुरु है जो रोज बुला लेते हैं? सारा टाइम यही बातें दिमाग में आती थी। फिर एक दिन 31 दिसंबर था, तो वैसे तो हम कहीं आते जाते नहीं थे क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा चलो बच्चों को मंदिर ही ले जाता हूँ, वहीं जाके मत्था भी टेक लेंगे, लंगर प्रसाद करेंगे और न्यू ईयर्स वहीं मना के हम वापस आ जाएंगे। तो हम लोग रात को गए और मत्था टेका। मत्था क्या टेका, भीड़ बड़ी थी। हॉल बड़े मंदिर के बाहर हॉल की खिड़की से गुरुजी को पहली बार देखा। देखते ही लगा कि ये गुरु तो नहीं लग रहे, ये लग रहे हैं जैसे कोई बाहर की, कहीं से किसी और प्लेनेट के हैं, शायद मार्स के हैं। मेरा सबसे पहले ख्याल यही आया कि क्या पता ये मार्स से आए हुए हैं। ध्यान आया, फिर किसी को बोल नहीं सकती थी, चुप करके गई, लंगर प्रसाद किया, घर वापस आ गई। बेटे के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे और उसके साथ बैठती थी मैं रात को। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां चल रही थी, प्रेपरेटरी एग्जाम्स चल रहे थे। तो फरवरी में जब एग्जाम्स, उसके प्रेपरेटरी एग्जाम्स खत्म हो गए, तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन मेरे को रात को बोला चल शिल्पा तेरे को भी मत्था टिकाने ले चलता हूँ। अपने आप ये नवंबर से डेली जा रहे थे। मेरा बुलावा फरवरी में आया, वहां गए, एम्पायर स्टेट गए, जैसे सारी संगत बैठी होती है मैं भी वहां जाके बैठ गई, मत्था टेका और बैठ गए। मुझे क्या मालूम कि मेरी आगे वाली लाइन में सबीना कोचर आंटी बैठी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। वो मुड़ के उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे शिल्पा तू यहाँ कैसे? चला मैं बाहर बैठते हैं, मैं तुझे गुरुजी के बारे में बताती हूँ। वो मेरे को और मेरे अंकल को बाहर जो ड्राइववे था वहां जाके बैठ गए। वहां बैठ के उन्होंने मेरे को अपनी लाइफ की जर्नी गुरुजी के साथ सारी सुनाई। 1.5-2 घंटे हम बाहर बैठे रहे, फिर हम अंदर गए, लंगर प्रसाद किया। लंगर करने के बाद बाहर जहाँ पे हाथ धुलते थे हाथ धोए, आज्ञा लेने की लाइन में खड़े हुए। जब आज्ञा की लाइन में खड़े हुए, क्योंकि मैं पहली बार आई हुई थी, समीना आंटी ने मेरे को रोक लिया, "ये शिल्पा तू अभी मत जा, क्योंकि मैं गुरुजी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं तेरे को गुरुजी से इंट्रोड्यूस जरूर करवाऊंगी।" रुक गए। जब बारी आई 11:30-12 बजे के करीब, मत्था टेका, सबीना ने सिर्फ इतना ही बोला, गुरुजी ये मेरी। सभी गुरुजी ने बोला
ठेठ पंजाबी में, मेरे को नहीं आती पंजाबी। गुरुजी ने सवीना को बोला, मैनू पता है कि तेरी बचपन की सहेली है, 2 घंटे बाहर बैठ के संगत कर रहे हो, ये राधा स्वामी है, मैनू पता है। ये करके हमें बोला मौज करो, और हम बाहर आ गए। मैं मन ही मन बोल सोचने लगी, इन्होंने बोल दिया राधा स्वामी, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं गुरु हैं, इनको तो पता ही नहीं, हम तो राधा स्वामी है ही नहीं। ये सोच के मैं घर आ गई। अगले दिन सुबह मैंने अपनी मदर को फोन किया। मदर को बोला, मम्मा मैं ना एक गुरु के पास गई थी, एम्पायर स्टेट है, छतरपुर मंदिर के पास, तो वहां गए थे, वहां पे एक गुरु मिले, उन्होंने कहा हमें बोला कि तुम राधा स्वामी हो। मैंने कहा मम्मा हम तो राधा स्वामी नहीं है, हम आर्य समाजी हैं, क्योंकि शुरू से ही मेरी दादी, मेरी ताई जी वगैरह सब लोग, जॉइंट फैमिली थी, हवन करते थे घर में। और मेरे ससुराल वाले सनातन धर्म थे, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते थे। तो मैंने कहा मम्मा ये गलत बता रहे हैं। मम्मी ने कहा तेरे को पता नहीं है शिल्पा, हम राधा स्वामी ही हैं। मम्मी ने बताया कि उनके पेरेंट्स, उनके मायके वाले राधा स्वामी हैं। और मेरे फिर मेरे को अपने मदर इन लॉ, अपनी सास से पता चला कि उनके भी मायके राधा स्वामी हैं। तो एक तरह से गुरुजी ने पूरी फैमिली की हिस्ट्री अपने सामने, मेरे सामने रख दी कि उन्हें पता है मेरे बारे में सब कुछ, मेरे मायके, मेरे ससुराल वाले, उनको मेरे पूरी फैमिली के बारे में पता है। वो दिन मेरी मदर इतनी इम्प्रेस हो गई, यही इसी सेंटेंस के बाद उन्होंने कहा शिल्पा मेरे को भी लेके जा, मेरे को भी एड्रेस बता, मैं भी जाया करूंगी। हमने थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे रेगुलरली जाना शुरू कर दिया। मैंने डेली जाना शुरू कर दिया, और मम्मी और पापा को जब उनको मौका मिलता था वो भी आ जाते थे। कुछ हफ्ते बीते ही थे कि एक दिन लंगर प्रसाद करके बाहर खड़े थे, हाथ धो के आगे के लिए लाइन में लगे रहे थे कि मेरी बिटिया का फोन आता है मेरे को, मम्मा आपको पता है मेरे को ना ईसेक यूनिवर्सिटी पेरिस में मेरी एडमिशन हो गई है। मैं बड़ी खुश हुई, पर मैंने कहा बेटा ये कैसे हो गया? कहते मम्मा हम वो एग्जाम्स दे रहे थे ना, तो मेरी एडमिशन हो गई है। बिटिया ने एलएसआर में थी, हिस्ट्री ऑनर्स कर रही थी, और जिद पकड़े बैठी थी कि मैंने एमबीए करने अब्रॉड जाना है। और मैं उसे कई जगह लेके गई थी, जैसे इंटरव्यूज के लिए, फॉर्म्स वगैरह भरने के लिए, हम काफी टाइम से भर रहे थे, पर मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ये एमबीए करने बाहर जाएगी। बिल्कुल ही सोचा ही नहीं था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी ही, पैसे तो थे नहीं। मैंने कहा बच्चे का शौक पूरा कर दूं, फॉर्म्स तो भर ही देते हैं, आगे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया। हाँ, तो जब बिटिया ने ये बात बताई कि मम्मा मेरी एडमिशन हो गई है, मैं तो बड़ी खुश हुई, और अंदर गई गुरुजी को मत्था टेकने। मत्था टेकने की देर है और गुरुजी के आराम से कान में जाके बोला, गुरुजी थैंक यू। गुरुजी हंस के बोले, मौज कर, मैनू पता है। मैं आज तक वो गुरुजी की जो स्माइल थी, मैं आज तक नहीं भूल पाई। जैसे उन्होंने बोला मैनू पता है। बाहर गए, खुश तो बड़े थे ही, पर सोचने लगे कि पेरिस में बिटिया को पढ़ाना है, फंड्स कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? हस्बैंड का खास काम था नहीं उस टाइम। मैं एक स्पेशल स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रही थी। स्पेशल स्कूल एनजीओ थी, जहाँ मेरे को सैलरी 11-12 हजार उस टाइम मिलती थी। अब अगर 11-12 हजार सैलरी मिल रही है और आपने अपने दूसरे बच्चे को भी पढ़ाना है, बेटा मेरा दिल्ली पब्लिक स्कूल में था, और घर भी चलाना है, तो बिटिया को पेरिस कहाँ से भेज सकते हो, फंड्स कहाँ से आएंगे, मालूम नहीं था। स्कॉलरशिप्स के लिए हमने फॉर्म्स भरी, इंटरव्यूज के लिए गए, बिटिया और मैं मेहनत तो कर ही रहे थे। इसी दौरान फिर हम गुरुजी के पास गए, जैसे हम हमेशा जाते ही थे, मत्था टेका, और फिर थर्सडे का दिन आया, और लंगर करके बाहर हाथ धोए तो बिटिया का फोन आ गया, मम्मा आई हैव गॉट अ स्कॉलरशिप। मैंने कहा व्हाट?
कि मम्मा वो हम गए थे ना इंडियन हैबिटेट सेंटर, तो जो मेरी स्कॉलरशिप मेरे को मिल गई है। मैंने कहा हाउ इज दैट पॉसिबल? कहती हाँ मम्मा, पूरी वर्ल्ड में 7 बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिली है एंड आई एम वन ऑफ दोस 7 स्टूडेंट्स। तो मम्मा 3 साल का कोर्स है, 2 साल मेरे को इसेक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी पड़ेगी और 1 साल मेरे को फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ इंटर्नशिप करनी पड़ेगी इन अ वे टू पे बैक द मनी दैट दे आर गोइंग टू स्पेंड ऑन मी। वहाँ का रहना, खाना, पीना, कॉलेज की फीस, इसेक यूनिवर्सिटी की एमबीए प्रोग्राम की जो फीस थी, सब फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से थी। जो थोड़े से 3-4 लाख जो जमा करने थे, वो ही थे और कुछ भी नहीं था। और बीच में अगर बच्चे को मैंने अपने पास बुलाया, तो वो मेरे को एक्स्ट्रा देने पड़ते थे, पर और कोई खर्चा नहीं था। गुरुजी की ब्लेसिंग्स। अगेन मैं अंदर गई, मत्था टेका और गुरुजी को देखा एंड अगेन ही स्माइल्ड एंड आई हैड नो वर्ड्स टू थैंक हिम कि उन्होंने मेरी बिटिया की जिंदगी बना दी। आई वाज सो हैप्पी। थोड़ा ही टाइम बीता कि गुरुजी हमें छोड़ के चले गए। चाहे उस टाइम मुझे लगा छोड़ के चले गए, पर मुझे मालूम है वैसे हमें नहीं छोड़ के गए। शारीरिक फॉर्म में छोड़ के चले गए, पर हमारे पास है, हमारे आसपास ही है, हमारे साथ पल-पल वो है। पर उस टाइम मैं टूट गई थी। मैंने कहा एक तो मेरे को सहारा मिला था, अब ये भी मेरे को छोड़ के चले गए। बहुत मन टूटा था, बहुत उदास हुई थी मैं। इतनी उदास हुई मैं आपको बता नहीं सकती। पर गुरुजी कहीं बैठे हैं ना, वो देख रहे हैं कि मैं वो बहुत उदास हूँ। उनके एब्सेंस को फ़ील कर रही थी। तो जब गुरुजी हमें छोड़ के गए और उनके बर्थडे के बर्थडे वाले दिन, थोड़े दिन के बाद ही गुरुजी का बर्थडे है, तो सुखी आंटी लंदन से आई हुई थी, बहुत पुरानी संगत है, वो आई हुई थी। जब उन्हें पता चला कि गुरुजी चले गए हैं, तो वो आई, इंडिया आई थी। आई, बहुत अच्छा इंटरैक्शन हुआ, उन्होंने मेरे को अपनी लाइफ जर्नी बताई, जब भी मैं उन्हें मिलती थी। तो एक दिन उन आंटी को मैंने बोला, "आंटी आपके पास गुरुजी का कोई स्वरूप या कोई फ़ोटो है? बिटिया मेरी जा रही है, गुरुजी उसे पेरिस भेज रहे हैं पढ़ने को, मैं तो जा नहीं सकती। शायद गुरुजी का स्वरूप होएगा, तो गुरुजी इसका ध्यान रख लेंगे उसके साथ, उसका ध्यान पूरा रखेंगे।" ये सोचा मैंने। तो आंटी ने कहा, "हाँ, आप टेंशन मत लो, आप अगले थर्सडे आओगे, मैं आपके लिए फ़ोटो ले आऊँगी, अब पर ले लेना आप मेरे से।" मैंने कहा, "ठीक है।" जब अगला थर्सडे आया, आंटी ने गुरुजी की फ़ोटो निकाली अपने बैग में से, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ थी, उसके साथ मैंने देखा कि बहुत सारी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स उनके पास हैं। तो मैंने आंटी को बोला, सुखी आंटी को बोला, "आंटी, मेरे को एक फ़ोटोग्राफ और दे दीजिए मेरी मदर के लिए।" बिकॉज़ वो भी गुरुजी में बहुत विश्वास करती हैं, वो भी फ़ील कर रही है कि गुरुजी छोड़ के चले गए, तो मैं उनको भी एक फ़ोटोग्राफ देना चाहती हूँ। एक बिटिया के लिए हो जाएँगी कि गुरुजी उसका ध्यान रखेंगे, वो अकेली जा रही है, एक मेरी मदर के लिए हो जाएगी। तो 2 फ़ोटोग्राफ्स आप मेरे को दे दीजिए। उन्होंने फटाफट मेरे को 2 फ़ोटोग्राफ्स दे दी और मैंने वो 2 फ़ोटोग्राफ्स अपनी पॉकेट में रखी और हम थोड़ी देर के बाद बड़े मंदिर से आज्ञा ली और हम लोग निकल गए। हम मंदिर से निकले ही हैं, मंदिर से निकल के हम टिवोली गार्डन ही पहुँचे होंगे कि ऐसे ही मेरा मन में आया, मैं फ़ोटोग्राफ्स निकाल कर देखती हूँ और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, सुखी आंटी ने 2 फ़ोटोग्राफ्स दी थी। 2 से 3 कैसे बनी मुझे नहीं मालूम और फिर उस टाइम मेरे को लगा कि ये तीसरी फ़ोटोग्राफ गुरुजी ने मेरे को दी है कि मैं फ़ील कर रही हूँ ना गुरुजी छोड़ के चले गए, तो शायद ये फ़ोटोग्राफ मेरे लिए दी है उन्होंने। वो मैंने फिर बड़े शौक से, प्यार से अपने पास सँभाल के रख दी। थोड़े दिन के बाद ही गुरपूरब था, तो मैंने सोचा बिटिया को तो उसकी फ़ोटोग्राफ दे दी है, उसने अपने वॉलेट में रख ली है, तो मैं गुरपूरब वाले दिन मम्मी को उनकी फ़ोटोग्राफ दे देती हूँ। वैसे तो मिल नहीं रही थी, तो मम्मी को उनकी फ़ोटोग्राफ निकाल दी कि दे देती हूँ। फिर मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ कबर्ड में से निकाली और लैमिनेट करने ले गई। लैमिनेट कराई, लैमिनेट करा के जो फ़ोटोग्राफ निकली
तो गंगा जी, उस लेमिनेशन वाले अंकल ने मेरे को बोला, आंटी आई एम सो सॉरी, आपकी फोटोग्राफ बिल्कुल खराब हो गई है, तो आप और फोटोग्राफ लाइए, मैं आपकी फ्री में कर दूंगा, आप पर ये फोटोग्राफ आपकी सारी खराब हो गई है। मैंने उस अंकल को कुछ नहीं बोला, चुप करके फोटोग्राफ ली और दुकान से निकल आई। और वो फोटोग्राफ खराब नहीं हुई थी। गुरुजी ने मेरे को अपनी ब्लेसिंग्स लेमिनेटेड फोटोग्राफ के थ्रू भेजी। पूरी फोटोग्राफ में ओम भरे हुए थे। गुरुजी के माथे पे ओम था, गुरुजी के चरणों में ओम था, गुरुजी के हाथ के नीचे ओम था। पूरी फोटोग्राफ ओम से भरी हुई थी। इतनी सुंदर फोटोग्राफ, बहुत सुंदर फोटोग्राफ। फिर जब मैं ये फोटोग्राफ लेके जा रही थी अपनी मदर को दिखाने, तो गुरुजी के हाथ के नीचे चरणों के पास एक न्यूबॉर्न बेबी की फोटोग्राफ कब डेवलप हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और वो न्यूबॉर्न बेबी ऐसा था जैसे हम डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न बेबीज को दिखाते हैं, गंजा सा छोटा सा बच्चा, आंखें बंद की हुई, ऐसी फोटोग्राफ थी। और गुरुजी के चरणों के नीचे हाथ और चरणों, हाथ गुरुजी की उस फोटोग्राफ में ऐसे थे कि गुरुजी का हाथ था और हाथ और चरणों में खास डिफरेंस नहीं था, तो बच्चे का सिर वहां पे था, चरणों और हाथ के बीच में था। मुझे लगा कि वो बच्चा मैं हूं, गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो फोटोग्राफ फिर मैं बड़े मंदिर ले गई और वो फोटोग्राफ सारी संगत को वीडियो कैमरा पे दिखाई गई। इतनी सुंदर फोटोग्राफ, कोई विश्वास ही नहीं कर सका कि उस टाइम एक फोटोग्राफ में इतने सारे ओम आ गए हों और न्यूबॉर्न बेबी की फोटोग्राफ इसमें हुए। बहुत सुंदर फोटोग्राफ थी वो। मुझे लगा गुरुजी ने मुझे अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे अपना बच्चा मान लिया है। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि बिटिया को जाना पड़ गया, जैसे एडमिशन हो गई थी तो मेरे को जाना पड़ गया बिटिया के साथ उसे पेरिस छोड़ने। मैं पेरिस के लिए निकल गई और जैसे आपको पता है संगत जी कि शुरू के जो थोड़े से पैसे ही जमा करने थे वो ही जमा करने थे। और जैसे हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो जो रिश्तेदार पैसे दे देते हैं, जैसे किसी ने 1000 रुपए दे दिए, किसी ने 1500 दे दिए, जो भी किसी ने दिया, हम फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह बच्चे के नाम पे रखवा देते हैं। तो वो मैंने पैसे, वो जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट था वो तोड़वाया और उतने ही पैसे निकले उस अकाउंट से जितना बिटिया को चाहिए थे अपनी एडमिशन के लिए। एग्जैक्ट वही अमाउंट था, मेरे को किसी से बोरो नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। वो पैसे आ गए मेरे पास, बिटिया की एडमिशन हो गई, सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर हो गई। मैं यहाँ से इंडिया से पेरिस के लिए निकल गई बिटिया को लेके उसे छोड़ने के लिए। जाने से पहले गुरुजी ने मुझे बोला था, आंटी शनिवार आना। अब आज तक मेरे को समझ नहीं आया गुरुजी ने मेरे को उस टाइम बोला कि नेक्स्ट सैटरडे आना या हर सैटरडे ही आना, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद ही गुरुजी चले गए थे। तो मेरी एब्सेंस में जब मैं पेरिस में थी, मेरे अंकल जी थर्सडे को हम ट्यूसडे को हम मैं और बिटिया गए थे पेरिस और उसी थर्सडे मेरे अंकल गुरुजी के मंदिर चले गए मत्था टेकने। मेरे अंकल थे और मेरी सिस्टर इन लॉ, दूसरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड थे। ये दोनों मत्था टेकने गुरुजी के गए। मत्था टेक के ये लोग जब लंगर प्रसाद करके वापस आ रहे थे तो जो दिल्ली की संगत है उन्हें मालूम है रजौरी गार्डन में जो रेड लाइट है, मेन रेड लाइट है, उसके बिल्कुल सामने गुरुद्वारा है। मेरे अंकल की गाड़ी रेड लाइट पे आके रुकी, गाड़ी के आगे 3 गाड़ियां थी, फिर मेरी गाड़ी खड़ी थी। हमारी गाड़ी उस टाइम सीएलओ गाड़ी थी, सीएनजी फिटेड, सीएनजी भरी हुई थी गाड़ी में, पूरा टैंक फुल था। पीछे से ट्रक आया 100 या 120 किलोमीटर की स्पीड पे और उसने गाड़ी में इतनी बुरी तरह टक्कर मारी कि आगे वाली गाड़ी हमारी गाड़ी के बोनेट पे आ गई और पीछे वाला जो ट्रक था वो गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और हमारी गाड़ी बिल्कुल सैंडविच हो गई। इतना बुरा एक्सीडेंट था
के आसपास जितने लोग सड़क पे उस टाइम जा रहे थे, सबने यही बोला कि ये जो गाड़ी में जो भी बैठा है वो किसी हालत में बच नहीं सकता। पर मेरे अंकल को और मेरे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ, नॉट इवन अ स्क्रैच। गुरुजी हमेशा कहते हैं, अब मेरे पास आओगे तो घर पहुंचाने की ड्यूटी मेरी है। तुम ज़रूर ठीक-ठाक घर पहुंचोगे, वो मैं करवाऊँगा। तुम सिर्फ मेरे पास आओ। तो मेरे अंकल को और मेरे ब्रदर इन लॉ को कुछ हो थोड़ी सकता था। वो बिल्कुल ठीक घर पहुंच गए। यहाँ तक कि मेरे अंकल ने मुझे पेरिस में मैं बैठी थी, बताया नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरी एक पर्टिकुलर डेट की टिकट है। उन्होंने कहा, "ये अकेली बच्चे को एडमिशन करवाने गई है, इसे बताऊँगा तो ये घबरा जाएगी, अकेली है ये और वापस आ नहीं सकती क्योंकि टिकट इसकी बुक्ड है, तो मैं इसे परेशान नहीं करता।" जब मैंने वापस आके वो गाड़ी देखी, मेरे आने के 3-4 दिन बाद अंकल ने मेरे को ये गाड़ी दिखाई, तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे डंप डंप की जाती है ना गाड़ियाँ, जैसे हम जंक यार्ड में या बिल्कुल खत्म गाड़ियाँ हो जाती हैं, जो पुलिस स्टेशंस में खड़ी होती है, बिल्कुल खत्म गाड़ी, ये वैसी हो गई थी, कि ना इंश्योरेंस ना कुछ, कुछ भी नहीं मिल सकता था क्योंकि वैसी सेकंड हैंड गाड़ी थी। तो बिल्कुल ही गाड़ी खत्म हो गई थी। बट गुरुजी ने मेरे अंकल की और मेरे सिस्टर इन लॉ के अंकल की जान बख्श दी। वो बहुत बड़ा गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दी, उन लोगों को ब्लेसिंग्स दी, उनको दूसरी ज़िंदगी गुरुजी ने दी। थोड़े टाइम बाद मेरे फादर इन लॉ को कैंसर हो गया। काफ़ी बीमार थे। जनवरी एंड का टाइम था। उन्हें खाँसी बहुत आ रही थी। बहुत खाँसी कि हमने इतना इलाज कर लिया था, सारी दवाइयाँ दे के देख लिया, उनकी खाँसी ठीक नहीं हो रही थी। तो क्योंकि हम गुजरावाला टाउन में रहते थे, मेरे अंकल ने उन्हें सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल, मेरे फादर इन लॉ को वहाँ लेके गए और वहाँ लेके जाते ही डॉक्टर्स ने सारा चेकअप किया और उन्हें आईसीसीयू में एडमिट कर दिया कि जी ये तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, यहाँ पे एडमिट कर दीजिए। एडमिट किया, करीबन 2-3 हफ्ते रहे और उनकी तबीयत इतनी खराब होनी शुरू हुई मेरे फादर इन लॉ की कि उन्हें वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया। वेंटिलेटर उतारते थे, तो वो साँस नहीं ले सकते थे, फिर उनको वेंटिलेटर पे कर देते थे। कुछ घंटे भी उन्हें वेंटिलेटर से नहीं उतार सकते थे। एंड में 2-3 हफ्ते के बाद डॉक्टर्स ने मेरे अंकल को बोला कि आप इन्हें ले जाइए, पता नहीं कितना टाइम है ज़िंदगी का, इन्हें घर में ही लास्ट कुछ दिन है या क्या कितना टाइम इन्हें घर में ही बिताने दीजिए। हमारे पास तो इनका कोई इलाज नहीं है, आप इन्हें ले जाइए। गुरुजी की ब्लेसिंग होनी थी ना उनके ऊपर, तो रात को ही मेरे अंकल के किसी कज़न ब्रदर ने आके किसी का रेफ़रेंस दिया। इन लोगों ने रात-रात में ही दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट फ़ोन किया और वहाँ से डॉक्टर्स आए। डॉक्टर ने आके मेरे फादर इन लॉ को देखा और उनको बोला, मेरे हस्बैंड को बोला कि इन्हें अगले दिन सुबह हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो, हम इनका इलाज करेंगे और ये ठीक हो जाएँगे। गुरुजी ने ठीक करना ही था, गुरुजी ने करना ही है, रास्ता अपने आप ही दिखाना है। मैं हॉस्पिटल पहुँची और फ़ॉर्म्स भरने लग गई और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, 3-4 घंटे हमें लगे फ़ॉर्म्स भरने में और एम्बुलेंस बुलाने में क्योंकि वो जो दूसरी वाली एम्बुलेंस होती है, क्रिटिकल केयर वाली एम्बुलेंस होती है, उसमें इनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था और सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल वाले ने मेरे से फॉर्म्स इतनी सारी भरवाई कि आई एम नॉट रिस्पॉन्ड दैट द हॉस्पिटल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल कि अगर इनको कुछ हो गया, ये वेंटिलेटर वगैरह से उतार रहे हैं, तो अगर इनको कुछ हो गया तो हॉस्पिटल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैलामिटी दैट हैपेंस। तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ में बहुत देर लगाई और सारी रिश्तेदारी तो आई हुई थी। इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस उस टाइम थी 3-4 घंटे ये रही हमारे पास फ्रेग्रेंस, जैसे गुलाब की खुशबू की बॉटल हमने खोली हो, इतनी खुशबू वो 3-4 घंटे रही और मुझे लगा कि गुरुजी हमारे साथ हैं, तो बाबूजी को कुछ होना ही नहीं है। उन्हें एम्बुलेंस में डाल के हार्ट एंड लंग लेके गए, वहाँ उनकी टेस्टिंग शुरू हुई, वहाँ उनके ऑपरेशन हुए, तो उन्हें पता चला कि इनको कैंसर है क्योंकि बायोप्सी के लिए सैंपल भेजा गया राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, तो पता चला 4th स्टेज कैंसर है। डॉक्टर्स ने बोल दिया
कि इनकी केमोथेरेपी होगी। अभी के लिए हमने इतना इनकी सर्जरी कर दी है कि ये वेंटिलेटर से उतर गए हैं, ये अपने आप ब्रीथ करेंगे। गले में जो ब्लॉकेज थी वो हमने सर्जरी से निकाल दी है, पर अब इनकी केमोथेरेपी होएगी, शिफ्ट शुरू हो जाएगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो हम गाड़ी में बैठे ही थे, मेरे फादर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को बोला, हस्बैंड को और मेरे को बोला कि आप लोग मुझे ना गुजरावाला टाउन मत लेके जाओ, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, बिल्कुल नैरो सी सीढ़ियाँ थी फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। कहते आप व्हीलचेयर पे मुझे बिठा के ऊपर कैसे लेके जाओगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और केमोथेरेपी के लिए फिर सीढ़ियाँ नीचे लेके आओगे, और शिल्पा काम पे भी जाती है, घर भी सँभालना है, मेरे को दवाइयाँ देना है, ये क्या-क्या करेगी? वैसे ही इतने महीने हो गए, इसका काम भी सफ़र कर रहा है, तो आप लोग मेरे को गुड़गाँव ले चलो। गुड़गाँव में मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनके पीजी चल रहे थे, और घर में स्टाफ भी काफ़ी था, और कमरा भी खाली था। मैंने कहा मेरे को वहाँ शिफ्ट कर दो, बड़ी बेटी है, वो मेरा ध्यान भी रख लेगी, और मैं ठीक हो जाऊँगा, और वहीं से मुझे अब केमोथेरेपी के लिए ले जाना, वहीं पे वापस मेरे को फिर छोड़ देना। मान गए। तो थोड़ा टाइम उनका ऐसे ही गया, हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाबूजी का ऐसे ही गया। तो बाबूजी ने फिर मेरे को बोला, शिल्पा मैं तो गुड़गाँव शिफ्ट हो ही गया हूँ, मेरे अंकल का खास काम था नहीं, तुम लोग भी गुजरावाला टाउन से छोड़ के यहाँ आ जाओ। मैंने देखा है कि बिटिया का, उनकी अपनी बेटी का काम बहुत अच्छा चल रहा है पीजी का, तुम लोग को भी मैं पीजी खोल देता हूँ, तो उनका काम भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बाबूजी को मैंने यही बोला, मैंने कहा बाबूजी बेटे के एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इसके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, तो हम जैसे आपने बोला हम शिफ्ट कर जाएंगे, गुड़गांव शिफ्ट हो जाएंगे। बेटे के एग्जाम्स हो रहे हैं, हम गुड़गांव शिफ्ट हो गए। उससे पहले जब बाबूजी दिल्ली हार्ट एंड लंग हॉस्पिटल में एडमिट थे, जैसे मैं आपको बताया मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, उस टाइम भी प्रिंसिपल थी, तो स्कूल का एनुअल फंक्शन होना था, और रात का फंक्शन था, और स्कूल, ये फंक्शन होना था आपका माता जय कौर पब्लिक स्कूल में। स्पेशल हमारी एनजीओ थी, स्पेशल स्कूल था, माता जय कौर में होना था। तो उस स्कूल के प्रिंसिपल, उनके ट्रस्टीज वगैरह सारे हमारे फंक्शन देखने आए थे। अपने स्कूल के भी करीबन 150-200 बच्चे, पेरेंट्स वगैरह सारे उस फंक्शन में आए थे। काफी बड़ा फंक्शन था। पहली बार एक पब्लिक स्कूल, एक स्पेशल स्कूल का फंक्शन अपने प्रेमिसेस में करा रहा था, तो बहुत बड़ा उन्होंने फंक्शन अरेंज किया हुआ था। एंड में स्पीच मेरे को देनी थी प्रिंसिपल के तौर पे, और मैं शुरू से ही बैक बेंचर रही हूँ स्कूल में, बिल्कुल चुपचाप, किसी से बात नहीं करनी, अपने में ही रहना। और अब मेरे को बोला गया कि स्पीच देनी, इतने लोगों के सामने। मेरे को स्पीच आती थी, मेरे को मालूम है, बहुत प्रैक्टिस की थी, पर मेरे पसीने छूट रहे थे, बहुत घबराई हुई थी, बहुत ज्यादा परेशान थी कि मेरे साथ होएगा क्या, मैं बोलूंगी क्या, मेरे को तो कुछ भी नहीं याद आ रहा, पेपर पे लिखा हुआ है पर मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शुरू करूँ, क्या करूँ। बहुत ज्यादा मैं घबराई हुई थी। गुरुजी के आगे अरदास की, है तो बहुत ही छोटी चीज, पर गुरुजी जानी जान है, वही सब कुछ जानते हैं, उन्हें मालूम था मैं कितनी घबराई हुई हूँ। अरदास की गुरुजी को, गुरुजी मेरे से नहीं होएगा, मेरी इज्जत बचा लीजिए, प्लीज गुरुजी, प्लीज मेरे साथ रहिए। मेरे को एग्जैक्टली याद है, मैंने यही गुरुजी को बोला था। मेरी बारी आई, अनाउंसमेंट हुई, मैं पोडियम पे गई, और पोडियम पे जाने की देर है संगत जी, आसपास बिल्कुल अंधेरा हो गया, घुप अंधेरा। सिर्फ पोडियम पे एक छोटी सी लाइट जल रही थी, जिसके नीचे मेरा पेपर रखा हुआ था। अगर आसपास बिल्कुल अंधेरा है, आपको कोई दिख नहीं रहा, तो आपको डर भी नहीं लगेगा, और आप आराम से बोलेंगे, और कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, क्योंकि दिख ही नहीं रहा, आपको पता ही नहीं आपने किसके सामने बोलना है। तो मैंने बोला, और स्पीच दी, पूरी स्पीच दी, यहाँ तक कि मैनेजमेंट वाले लोग आए बीच में, उन्होंने बोला शिल्पा ये सेंटेंस भी बोल देना, ये हमने लिखा है ये भी तुम बोल देना, सब कुछ बोला।
और एक सेकंड भी नहीं घबराई, कहीं भी रुकावट नहीं हुई, इतनी बढ़िया स्पीच दी। बाद में लोगों ने आके मेरे को बोला, शिल्पा मैम, हमें पता ही नहीं था आप इतना अच्छा बोलते हो, इतनी कॉन्फिडेंटली बोलते हो, इतना बढ़िया बोलते हो। और मन से यही गुरुजी को शुक्राना मिला, मुंह से निकला, गुरुजी आपने मेरी इज्जत रख ली, मेरे से अकेले तो ये होना ही नहीं था, जब तक आप मौका नहीं देते, आप मेरे साथ खड़े नहीं होते, ये काम होना ही नहीं था। एनुअल फंक्शन निपटा, बेटे ने बोर्ड एग्जाम्स देने थे, वो पढ़ाई में लगा हुआ था। 12th के बोर्ड एग्जाम्स छोटी बात नहीं होती, बच्चे की सारी जिंदगी उस पर डिपेंड करती है। इंटेलिजेंट लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट था, पर सबको पता है हम 12th के बोर्ड्स के लिए सारे बच्चों को हम कोचिंग क्लासेस अटेंड करवाते हैं। मैंने अपने बेटे को भी कोचिंग क्लासेस अटेंड करवाई हुई थी। इसका जो कोचिंग सेंटर का सर है, उसके उनके पास में गई इस दौरान, बाबूजी हॉस्पिटल में थे। उन्होंने मेरे को बोला, कोचिंग सेंटर के सर ने, मैम मेरे को मालूम है आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, पर अब ये एग्जाम्स कैसे देगा, 12th के एग्जाम्स मुझे नहीं मालूम, पास भी होएगा तो भी मेरे को नहीं मालूम, ये लास्ट वाली सीट में बैठ के सारा टाइम रोता रहता है। मुझे मालूम है कि अपने दादाजी से बहुत अटैच्ड है, मुझे सारी बात का पता है, पर मैं कोई गारंटी नहीं लेता, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं कोई गारंटी नहीं लेता, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, गुरुजी पे छोड़ दिया। यहाँ तक कि बच्चे को एग्जाम्स दिलवाने जाना था, कुछ भी करना था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं अपने वर्क, बाबूजी के हॉस्पिटल में और घर को चलाने में इतनी टाइट शेड्यूल में फिक्स्ड थी कि मैं वो थोड़ा टाइम भी बेटे के लिए नहीं निकाल पा रही थी। मेरे पेरेंट्स ने अरेंज किया, उसी को घर, अब मेरे घर से वो सैनिक फार्म्स में रहते थे, वहां से गाड़ी आती थी, गुजरावाला टाउन, लड़के को पिकअप होता था, वो एग्जाम देने जाता था, वो एग्जाम करवा के उसे फिर घर वापस छोड़ते थे। वो मेरे पेरेंट्स ने किया, मैं 1 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकती थी उसके लिए, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स, मेहनत बच्चे करते हैं, पर जब तक ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स नहीं हुई, हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी की ब्लेसिंग से बेटे ने 12th में दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में टॉप किया, 97%। फिर बेटे ने कहा, मम्मा मेरे को क्लैट का एग्जाम देना है, मैंने लॉ पढ़ना है। मैंने कहा जरूर कर बेटा, पर तेरी तैयारी ही नहीं हुई है, तू कैसे देगा एग्जाम? कहते नहीं मम्मा को ट्राई तो करने दो, रिजल्ट मेरा 12th का आ ही चुका है, मेरे को और मेरे को देने दीजिए, एग्जाम्स देने दीजिए, अगर हो गई एडमिशन तो ठीक है, नहीं हुई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं इकोनॉमिक ऑनर्स या कुछ कर लूंगा। माँ बाप थोड़ी मना करते हैं अपने बच्चों को किसी चीज के लिए। मैंने कहा बेटा फॉर्म भर ले, सारा इस एग्जाम की भी तैयारी कर। और हम लोग गुजरावाला, हम गुड़गांव शिफ्ट हो चुके थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण गाड़ी भी नहीं थी, बेटे को एग्जाम दिलवाने जाना, चाहे इसने सिम्बायोसिस का एग्जाम दिया, चाहे इसने क्लैट का एग्जाम दिया। मैं, मुझे याद है जो शेयरिंग कैब्स होती है, अगर आप दिल्ली गुड़गांव में आप लोग रहते हैं तो आपको मालूम है कि एमएनसीज की जो शेयरिंग खाली होके कैब्स दिल्ली की तरफ वापस जाती हैं, या दिल्ली से ये कैब्स भर के आती है, वो लोगों को बिठा के लेके आती है कि ये ड्राइवर्स के एक्स्ट्रा पैसे कुछ बन जाए। मेरे ख्याल से 40-40 रुपए या 30-30 रुपए दे के गुड़गांव से पीतमपुरा या राजेंद्र नगर, रजौरी गार्डन तक ये कैब्स लेके जाती है, अभी भी ये लेके जाती है, भरी हुई जाती है, भरी हुई आती है। और मैं बेटे को लेके जाती थी, इन्हीं कैब्स में लेके जाती थी एग्जाम्स दिलाने। कई बार हम इतनी देर बाहर वेट करते रहते थे, बेटा घबरा जाता था, मम्मा क्या करे, अभी तक कैब नहीं आई, एग्जाम का टाइम होने वाला है, मम्मा सिर्फ 1.5 घंटा रह गया, एग्जाम शुरू होने वाला है। पर गुरुजी ने हमेशा हमें टाइम पे पहुंचाया, बेटे को एग्जाम्स ठीक से करवाए, और बेटे ने, चाहे सिम्बायोसिस का पुणे का एग्जाम था, लॉ का एग्जाम, चाहे क्लैट का एग्जाम है, दोनों गुरुजी की ब्लेसिंग से बेटे ने क्लियर किए। और सिम्बायोसिस पुणे में भी उसे एडमिशन मिली, और क्लैट के थ्रू नेशनल लॉ स्कूल कलकत्ता में भी उसे एडमिशन मिली, उसे बेंगलोर में भी मिल गई थी,
और उसे कलकत्ता भी मिल गई थी, बट वी प्रिफर्ड कलकत्ता बिकॉज दैट वाज क्लोजर टू अस, वी वर इन गुड़गांव। गुरुजी ने करवाना था ना, उनके हुक्म के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ तक हुआ कि सिम्बायोसिस का रिजल्ट पहले निकला था, हम पैसे जमा कराने वाले ही थे, तो बेटे ने कहा मम्मा थोड़ी देर रुक जाओ, फ्लैट का रिजल्ट आने वाला है, तो मेरे को जगह पता चल जाएगी कि मैं फ्लैट का रिजल्ट आने वाला है कि मैं क्लियर भी हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। अगर क्लियर हो जाता हूँ तो सिम्बायोसिस रुक जाएंगे और मेरे को आप नेशनल लॉ स्कूल में करवा देना। एक तो सिम्बायोसिस की फीस भी ज्यादा है और नेशनल लॉ स्कूल की वैल्यू भी ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है, कुछ घंटे रुक जाते हैं। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स, 5-6 घंटे ही हमने फीस नहीं जमा कराई और बेटे का शाम तक नाम आ गया और वो इसके पास चॉइस आ गई, बैंगलोर और कलकत्ता, एंड वी फिल्ड अप कलकत्ता एंड सिम्बायोसिस हमने छोड़ दिया। गुरुजी सदा सदा मेरे बच्चों के साथ रहे, मेरे साथ हैं और हमेशा ही रहेंगे और उनके साथ हमेशा ही रहेंगे। बेटे ने 4th ईयर कंप्लीट किया ही था कि लूथरा एंड लूथरा लॉ फर्म से, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज स्कूल्स में आती हैं बच्चों को पिकअप करने के लिए, तो उसे लॉ स्कूल के लिए वहीं से पिकअप कर लिया और ही गॉट अ प्लेसमेंट विद लूथरा एंड लूथरा लॉ फर्म। ठीक है, इसने इंटर्नशिप्स की हुई थी बहुत सारी लॉ कंपनीज के साथ, बट उन्होंने तो इसे पैकेज भी दे दिया, सब कुछ दिया, और जो शुरू का अमाउंट है 50,000 वो भी उसे दे दिया कि यू हैव टू ज्वाइन व्हेन यू फिनिश क्लास योर आफ्टर अ ईयर यू हैव टू ज्वाइन अस। और मेरा बेटा इतना एक्साइटेड, उसने मेरे को फोन किया, मम्मा मेरे को तो 50,000 मिल गए, मैंने तो 5th ईयर करना नहीं है, मेरे को तो जरूरत ही नहीं है करने की, मेरी तो नौकरी पक्की है, मैंने करना ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से बेटे को समझाया कि ना बेटा, तूने फाइनल ईयर करना है, और फिर भगवान ना करे कोई बात हो जाए, तेरा 5th ईयर ना हो, फिर हटा ना दे तेरे को, तू 5th ईयर कर ले और फिर तू ज्वाइन कर लेना, थोड़ा टाइम की तो बात है, इतना टाइम निकल गया 1 साल और से। और उसने 5th ईयर कर लिया एंड with Guruji's blessings today he is the youngest lawyer, he is the youngest partner in a law firm। यह गुरुजी की ब्लेसिंग्स से ही उसने लूथरा बाद में छोड़ा एंड he joined another company, Shroff and Partners. He is the youngest partner in that company today. All Guruji's blessings. बिटिया जब अपनी पढ़ाई करके इंडिया वापस आई तो उसने हमें बोला कि मम्मा मैंने शादी करनी है, मेरा ये फ्रेंड है, वो अमेरिका में वो पढ़ता है, कैम्ब्रिज में पढ़ता है, सॉरी आई थिंक इट्स ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, आई डोंट नो व्हिच वन इट इज इन लंदन इन अमेरिका, तो कैलिफोर्निया में, तो वहां वो पढ़ता है, तो मैंने उसी से शादी करनी है। बहुत अच्छी फैमिली, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, मेरे को लड़का भी नहीं ढूंढना पड़ा, बहुत अच्छा लड़का है। और उसकी शादी हुई, जिस दिन बिटिया की शादी हुई उस दिन सुबह इतनी बारिश हुई, जब हम चूल्हा चढ़ाते हैं बिटिया को, तो मेरे मायके वाले भी थे, मेरे ससुराल वाले भी आए हुए थे सारे, और इतनी बारिश हुई संगत जी कि लोग जो रिलेटिव सारे आए हुए थे, सबने मेरे को बोला कि आंटी आप छत पे, कोई बोले घड़ा उल्टा करके रख दो, कोई बोले कौवे को कुछ खिला दो, कोई कुछ बोले कि किसी तरह बारिश रुक जाए, शाम का फंक्शन है, शाम की शादी, बिटिया की शादी है, तो जो भी आएंगे उनके, क्योंकि ओपन गार्डन में है, सबके कपड़े खराब होंगे, पैर धंस जाएंगे मिट्टी में, सारा खराब हो जाएगा। सब मेरे को अलग अलग सजेशंस देने लगे। पर गुरुजी ने तो बच्चों के साथ रहना ही है ना, बच्चों का काम थोड़ी खराब होने देंगे, और उनके अपने बच्चों का काम तो कभी भी नहीं खराब होने देते। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे गार्डन में एक ड्रॉप पानी भी नहीं था जब हम शाम को गए हैं। मेरे ब्रदर ने जो स्टेज था जहाँ पे दूल्हा दुल्हन खड़े होते हैं, वहां पे जाके ईंटें एक्स्ट्रा लगवाई कि भाई लोग जब इनको मिलने जाएंगे या जिस टाइम जयमाला होएगी तो स्टेज पे लोग खड़े होंगे, ये ना हो स्टेज गिर जाए, कोई धंस जाए, कुछ हो जाए।
तो मैं इंडे वगैरह लगा दूँ, सब कुछ से बेचारे ने बड़ी सेटिंग्स की, पर गुरुजी ने हो कुछ प्रॉब्लम होने ही नहीं दी। संगत के लोग आए हुए थे वहाँ पर फंक्शन में, गुरुजी की बिटिया की शादी में, और उन्होंने मेरे को बताया है, "आंटी, आपको पता है आपका फंक्शन इतना अच्छा क्यों हुआ? क्योंकि सब जगह गुरुजी घूम रहे थे, इसीलिए आपका फंक्शन अच्छा हुआ है। हमने देखा है गुरुजी को।" मैंने नहीं देखा था, पर मन में था कि गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी अपने आप ही बढ़िया करवाएँगे। बिटिया की शादी बहुत अच्छी हुई। बिटिया की शादी के साल बाद बेटा मेरा अभी लॉ कर ही रहा था कि अ, जिस स्कूल में मैं काम कर रही थी, वो एक और ऑर्गेनाइज़ेशन ने टेक ओवर कर लिया, और उनका फंक्शन था सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में, दिसंबर का मंथ था। उनका एनुअल फंक्शन था, तो प्रिंसिपल के तौर पे मेरे को एनुअल फंक्शन अटेंड करना था। सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में था, 4 दिन के लिए फंक्शन था। तैयार होके निकल रही थी, चप्पल मेरी जूते थे, सैंडल्स थे, चप्पल थी जो भी थी, पलंग के नीचे घुस गई। मैं झुक के नीचे से निकालने लगी, तो पीठ में इतनी जोर से कड़क की आवाज़ आई कि मैं उठ नहीं सकी। फंक्शन पे जाना था, कैब मेरी वेट कर रही थी, मेरे को मालूम था एक पॉइंट पे मैंने कैब को पिकअप करना है, के साथ जाना है, तो टाइम बिल्कुल नहीं था। फटाफट मुँह में 2 कॉम्बीफ्लेम की गोलियाँ डाली, दर्द नामो-निशान खत्म हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इतनी 2 गोलियाँ खाई, इतनी दर्द में, क्योंकि पहले तो सिर उठा भी नहीं जा रहा था, मैं झुक गई थी तो मैं खड़ी भी नहीं हो सक रही थी। तो फटाफट 2 गोलियाँ खाई कॉम्बीफ्लेम की, खड़ी हुई, फंक्शन अटेंड किया, शाम को फिर आके खाई। तो 4 दिन के फंक्शन में सुबह शाम पता नहीं कितनी कॉम्बीफ्लेम मैंने खा के फंक्शन निपटाया। फंक्शन निपटाने के बाद मैंने मैनेजमेंट को बोला कि मेरी तबीयत ठीक है नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने फंक्शन निपटाया है, मैं अब आ नहीं सकूँगी थोड़े दिन, तो मैं तबीयत ठीक कर लूँ फिर मैं जॉइन करूँगी। घर जाके कॉम्बिफ्लेन लेनी बंद की, बंद करने की देर है कि मैं पलंग से उठना मेरा बंद हो गया। जब मैं बेड पे लेटती थी, तो मैं साइड भी नहीं टर्न कर सकती थी, क्योंकि मेरे को इतनी दर्द होती थी, इतनी दर्द होती थी। मेरे अंकल मेरे को पीछे से धक्का देते थे, और मैं अपनी साइड पलटती थी। वॉशरूम जाना है, कहीं जाना है, मेरे को आफ़त आती थी कि अरे बाप रे! अब वॉशरूम जाना है, मैं उठूँगी कैसे? पर हिम्मत करके हर मंडे मैं गुरुजी के मत्था टेकने जाती थी, क्योंकि पुरानी संगत थी, लोग वहाँ जानते थे। अंकल मेरे को बोलते हैं, "आंटी आप घबराना नहीं, आप आराम से मत्था टेको, अब चाहे प्रसाद वगैरह लीजिए, और साथ मंडे आप अटेंड कीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप घबराइए मत।" पर मुझे इतनी दर्द होती थी, इतनी दर्द होती थी, संगत जी मेरे को मालूम है कि बड़ी मुश्किल से मैं गुरुजी के जाती थी। कमर पे हाथ रखना, बेल्ट कमर में बाँधना, उठना, बैठना, कैसे पहुँचती थी, कैसे वापस आती थी, बहुत बुरा हाल था। इतना दर्द था कि एक दिन मैं गुरुजी की फ़ोटो जो मेरे कमरे में लगी हुई थी, उसके सामने खड़े होके बड़ा रोई। इतना रोई कि मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी, आपने मेरे को एक ड्यूटी दी हुई है, एक काम सौंपा हुआ है स्पेशल बच्चों का ध्यान रखने का।" उस टाइम मेरे पास 60-65 स्पेशल बच्चे थे मेरे स्पेशल स्कूल में। मैंने कहा, "अगर आप चाहते हो मैं इन बच्चों की सेवा करूँ, तो आप मेरे को ठीक करोगे। अगर आप चाहते हो मैं इन बच्चों की सेवा नहीं करूँ, तो आप मेरे को उठा लो। मेरे से ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता।" बिटिया आई थी मेरे पास, हफ्ता रुक गई क्योंकि वो शादीशुदा थी। हफ्ता आई, रुक के वापस चली गई। बेटा कॉलेज में था, वो भी बेचारा आया, हफ्ता 10 दिन रुक के वापस चला गया। हस्बैंड ने काम पे जाना, रात को वापस आना, फादर इन लॉ कैंसर से दूसरे कमरे में लेटे रहते थे। मेरी बड़ी बुरी हालत थी। वो दिन है जब मैं गुरुजी की फ़ोटो के आगे बैठ के रोई, और आज का दिन है। गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। अपने आप डॉक्टर्स चेंज हुए, दवाइयाँ चेंज हुई, और उसके बाद और आज तक वो दर्द मेरे को कभी नहीं हुआ। धीरे-धीरे दर्द कम होने शुरू हुआ। डॉक्टर्स मेरे जानकार थे जिनके पास मैं जाती थी, क्योंकि मैं स्पेशल स्कूल से कनेक्टेड हूँ। तो मेरे को मैं
जो और ऑर्थो सर्जन्स वगैरह हैं, जो न्यूरो के डॉक्टर्स हैं, वो मेरे को जानते थे। तो उनका मेरा केस उन्हीं डॉक्टर्स के पास था और पेन किलर्स वो देते थे। दवाइयाँ मेरे को दी जाती थी, वैलप्रिन, टेग्रेटॉल, ये सारी दवाइयाँ दी जाती थी और ये दवाइयाँ हम अपने एपिलेप्टिक फिट्स वाले बच्चों को देते हैं। कुछ दिन तो दवाइयाँ ये खाई, फिर मेरे को लगा मेरे को फिट तो आते नहीं है, मेरे को दौरे तो पड़ते नहीं है, मैं क्यों ये दवाइयाँ खा रही हूँ? ये गुरुजी ने भी यही आइडिया मेरे दिमाग में डाला, वो दवाइयाँ उठा के मैंने फेंकी। डॉक्टर चेंज किया, होम्योपैथिक में शिफ्ट हुई, गुरुजी का जल लेना शुरू किया, मंदिर जैसे जा रही थी, कंटिन्यू किया और दवा और चेंजेस हुए और धीरे-धीरे मैं बिल्कुल ठीक हो गई। यहाँ तक कि उस दिन के बाद आज तक वो दर्द बिल्कुल ही नहीं हुआ। ऑल गुरुजी's ब्लेसिंग्स। I had full faith in Guruji. I knew he will help me out. ठीक हुए, जिंदगी बीतने लगी। जैसे हम गुड़गांव शिफ्ट हुए थे, अंकल का खास काम नहीं था, तो गुरुजी की ब्लेसिंग से एक पीजी हुआ, वो बेटर हुआ, अच्छा चला, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, पीजीज का काम बहुत अच्छा चलने लगा, बहुत बढ़िया हुआ। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे फैमिली में आई हुई थी, वो फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो गई। फिर बाद में गुरुजी ने ही मेरे अंकल के दिमाग में डाला, पीजीज बंद करके आज उनके पास एक फैक्ट्री है जो हिमाचल प्रदेश में वो चला रहे हैं, रेक्सीन की फैक्ट्री है। ऑल गुरुजी's ब्लेसिंग्स। हमारा एक कॉलेज था श्री गंगानगर में, जो बिल्कुल ही नहीं चल रहा था। गुरुजी की ब्लेसिंग से वो कॉलेज भी बहुत अच्छा चल रहा है, जहाँ फंड्स आने इतने साल आने बंद हो गए थे, बिल्कुल ही नहीं आते थे। अब गुरुजी की ब्लेसिंग से वो कॉलेज भी ठीक चल रहा है। तो संगत जी, गुरुजी सदा-सदा हमारे साथ रहते हैं। सिर्फ उन पे विश्वास करने की ज़रूरत है, सब्र करने की ज़रूरत है। गुरुजी को पता है व्हाट इज़ राइट फॉर अस, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर अस। ही नोज़ व्हाट इज़ इन फ्यूचर फॉर अस। हम घबरा जाते हैं, पर अगर उनके ऊपर हम अपनी ज़िंदगी की डोर छोड़ दें, तो वो हमें मुश्किल से मुश्किल टाइम से निकाल देते हैं। जैसे आपको मैंने बताया संगत जी, मेरी जो छोटी-सी एनजीओ थी, उसे एक बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन ने टेक ओवर कर लिया था। बड़ा अच्छा काम चल रहा था। गुरुजी को मेरी आगे की ज़िंदगी के बारे में पता था, मुझे नहीं मालूम। एक दिन फ़रवरी का महीना था, उसी ऑर्गनाइज़ेशन की मैनेजमेंट में से किसी 2-3 लोगों ने आपस में बात कर रहे थे कि शिल्पा मैडम को हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, एनजीओ है, एनजीओ में इतने फंड्स आ भी नहीं रहे हैं, जो डोनेशंस आ रही हैं थोड़ी-सी, बच्चों की फीसें भी इतनी नहीं आ रही हैं, तो इनको हम इतनी सैलरी क्यों दे रहे हैं? उनको ये मालूम नहीं था कि जितनी डोनेशंस आ रही हैं ऑर्गनाइज़ेशन में, वो मेरे ही थ्रू आ रही हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग से वो मेरे ही थ्रू आ रही हैं और डोनेशंस इतनी आ रही जो मैं लेके आ रही थी, व्हिच इज़ नॉट इवन हाफ ऑफ द सैलरी दे वर गिविंग मी। तो सारी सिर खपाई, सारी मेहनत, बच्चों का ध्यान रखना, फंक्शंस के लिए ऑर्गेनाइज़ करना, सब मैं ही कर रही थी। कभी उनको बोला नहीं कि मेरे को ओवरटाइम दे दो। सैटरडे को मेरे को बुला लिया, संडे को मेरे को बुला लिया, उनके फंक्शंस अटेंड कर लिए, उनकी मीटिंग्स मेरे को अटेंड करने के लिए बुला लेते। कभी भी नहीं बोला, रात को 10-10, 11-11 बजे मैं घर पहुँचती थी, कभी भी मैनेजमेंट को नहीं बोला। पर जब मैनेजमेंट ने ऐसी बात बोली कि शिल्पा जी को हम पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, वो बात चुभ गई। गुरुजी ने ही ये करवाना था। फ़रवरी का मंथ था, ये कीड़ा गुरुजी ने दिमाग में डाला और मेरे ख्याल से मई में आई लेफ्ट द ऑर्गनाइज़ेशन। जून में आई स्टार्टेड माय ओन स्कूल। उससे पहले मेरे एक दूर के ब्रदर हैं, उन्होंने अपनी कंपनी में अपने सीएसआर प्रोजेक्ट में कुछ फंड्स डोनेट करने थे, सीएसआर प्रोजेक्ट के थ्रू, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के थ्रू अपनी कंपनी के। उन्होंने मेरे को बोला, शिल्पा आंटी, हम हेल्प करना चाहते हैं स्पेशल बच्चों को, ये हम आप ही को देंगे क्योंकि वी नो यू,
कि आप गलत जगह पैसे नहीं यूज होने दोगे, हम आपको देना है। और वो पैसे थे मेरे हाथ में, और उनसे मैंने, जैसे गुरुजी ने ही मेरे को फंड्स अरेंज कराए, मेरे पास अपने तो कुछ थे ही नहीं, क्योंकि बेटे को कॉलेज की पढ़ाई करानी, घर चलाना, हस्बैंड का भी इतना नहीं था कि मैं अपना ही इंडिविजुअली काम कुछ कर सकूं। हाँ, वी वर मच बेटर देन बिफोर, बट इतना नहीं था कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ही खोल सकूं। गुरुजी ने अपने आप ही फंड्स का अरेंज कर दिया, स्कूल मैंने खोल दिया। स्कूल मैंने स्पेशल स्कूल खोला, तो मैंने, मेरे दिमाग में ये था कि उन स्पेशल बच्चों को मैं बहुत छोटे-छोटे से मैं बड़ा किया है। बच्चा मेरे पास 4 साल का आ गया, अब 8, 9, 10 साल का हो गया है, तो इतने साल वो बच्चा मेरे पास रहा। पेरेंट्स का जो ट्रस्ट है, वो मेरे में हो गया होगा, मेरा अपना स्कूल शुरू हो गया। पेरेंट्स मेरे को अपने बच्चे को मेरे साथ भेज देंगे और उस ऑर्गनाइजेशन में नहीं छोड़ेंगे, तो मेरा स्कूल चल जाएगा। ये मेरे दिमाग में बात थी। अब मुझे क्या मालूम, लोग नाम के पीछे भागते हैं। मेरा तो नाम था ही नहीं, मेरी तो रेंटेड प्रीमाइस थी। किसी कोठी में मैंने स्कूल खोला था, वो तो बड़ी सी बिल्डिंग थी, जहाँ पे पहले मैं काम करती थी। बच्चे नहीं आए मेरे साथ, बड़ा मन खराब हुआ। सिर्फ 5-6 बच्चों से मैंने स्कूल शुरू किया, और गुरुजी की ब्लेसिंग से, सब गुरुजी की ब्लेसिंग से, कोविड से पहले मेरा स्कूल 5 साल चला, अभी भी चल रहा है, पर इट वाज़ इन 2015 दैट आई ओपन्ड द स्कूल। Or just before COVID, I had 120 children with special needs studying in my school. It was the biggest special school in North Delhi. जहाँ सारी फैसिलिटीज, चाहे आप फिजियोथेरेपी बोलिए, चाहे ऑक्यूपेशन थेरेपी बोलिए, या स्पीच थेरेपी बोलिए, बिहेवियर इंटरवेंशन बोलिए, स्कूल को स्पेशल ओलंपिक्स भारत के साथ अटैच करना, स्कूल को बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस दिल्ली की गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करना, गुरुजी ने ही कराया। बच्चे इतने अवार्ड्स लेके आए, इतनी कॉम्पिटिशन्स में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बड़े प्राइजेस बच्चे जीतते, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल गुरुजी ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दी 5 साल में, कोई सोच भी नहीं सकता। और फंड्स कहाँ से गुरुजी अरेंज करते हैं, कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर भी इतने, जहाँ पे ये स्कूल है, काफी बच्चे माइग्रेंट लेबरर्स के हैं, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, बाहर-बाहर से बच्चों को लेके आए हैं, अपने घर वगैरह बेच के, कि भई हमारे बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगी, दिल्ली शहर में आके हमारे बच्चों का इलाज होएगा, यहाँ पे थेरेपीज़ होंगी। गुरुजी ने ही कराया ना, गुरुजी अपने आप अपने बच्चों का करते हैं। उन बच्चों के लिए गुरुजी ने अपने आप फंड्स अरेंज किए, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स अरेंज किए, उनके लिए फैसिलिटीज़ गुरुजी ने अरेंज किए, सब कुछ गुरुजी ही करते हैं। और संगत जी, कोविड के टाइम 2 साल सबको पता है कोविड रहा, तो स्पॉन्सर्स छूट गए, जो थोड़े बहुत फीस देने वाले बच्चे थे, उन्होंने फीस देनी बंद कर दी। पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स, महीने के एंड तक मेरे अकाउंट में इतने पैसे गुरुजी अरेंज कर देते थे कि मैं सैलरीज भी दे सकती हूँ, और मैं, जो स्कूल रेंटेड प्रीमाइस पे है, हम रेंट भी दे सकते हैं। अग्रीड, रेंट हमारे लैंडलॉर्ड ने हमारा कम कर दिया, मैं ये नहीं बोलूंगी कि उन्होंने नहीं किया, पर वो भी तो गुरुजी ने ही करवाया ना, और उसने बिना प्रॉब्लम के रेंट हमारा कम किया, स्टाफ की सैलरी भी हमने कम की, क्योंकि प्रॉब्लम तो थी ही सब जगह। पर स्कूल बंद नहीं हुआ, चलता गया। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की फ्री में चलती रही, क्योंकि वो बच्चे तो फीस नहीं दे पा रहे थे, पर उनकी क्लासेस रुकी नहीं, वो चलती नहीं, क्योंकि गुरुजी अपने फंड्स दे रहे थे, तो मैं क्यों बच्चों की पढ़ाई रोकूं। जूनियर स्टाफ, जो मेड्स वगैरह है, उनको भी सैलरी मिली। लोग मेरे को बोलते थे, ठीक है, मिली कम, पर मिली। लोग मेरे को कहते थे, आप क्यों दे रहे हो जूनियर स्टाफ को। मैंने कहा, मैं कौन होती हूँ किसी को मना करने वाली। गुरुजी मेरे अकाउंट में पैसे उतने भेज रहे हैं उन लोगों को देने के लिए, तो मैं क्यों मना करूं। वो गुरुजी की संगत है, गुरुजी उनका घर चला रहे हैं ना, चाहे वो मेरे थ्रू चला रहे हैं, चाहे कुछ भी है, पर उनका भी घर तो चल रहे हैं। इतने लोगों के घर गुरुजी ने चलाए हैं कोविड के दौरान, तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। स्कूल चला, सब कुछ हुआ, और कोविड के एंड में
गुरुजी ने मेरे दिमाग में क्या बात डाली, क्योंकि जहाँ स्कूल है वहाँ बहुत ज्यादा पॉवर्टी वाला एरिया है, माइग्रेंट लेबरर्स वगैरह रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, सरदार कम्युनिटी जो माइग्रेंट्स हैं। तो हम उन बच्चों को देखते थे नंगे पैर, इधर उधर छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, ना खाने का ठिकाना ना पीने का ठिकाना, सड़कों पे घूम रहे हैं। क्योंकि पहले जब स्कूल चल रहा था हमने कभी नोट ही नहीं किया था इन बच्चों को, जो हमारी स्कूल के पीछे गलियों में घूमते थे। अब कोविड के दौरान ये बच्चे हमारी नजर में आए। गुरुजी ने दिमाग में बात डाली। इसी साल अक्टूबर में हमने इन बच्चों को, जो 3 इयर्स और 5 इयर्स के बीच में है, इनकी पढ़ाई हमने अपने स्कूल में शुरू की। लोग मेरे को बोले, आंटी आप कर क्या रहे हो? स्कूल चलाने के लिए, स्पेशल बच्चों का स्कूल चलाने के लिए फंड तो है नहीं आपके पास। 25 बच्चे आप ऐसे बिल्कुल फ्री ले रहे हो, जो 100 या 200 रुपए से ज्यादा आपको फीस नहीं दे सकते। आप इनको, आपको मिलेगा क्या इन बच्चों को पढ़ा के? मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये आइडिया गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला है। जब गुरुजी ने डाला है तो उन बच्चों का खर्चा भी गुरुजी ही निकालेंगे। और संगत जी, मैं जिससे बात करूं अगस्त सितंबर में, वो बोले आंटी आप टेंशन क्यों लेते हो, उन बच्चों की हम यूनिफॉर्म कर देंगे। किसी और संगत से बात करूं, वो बोले आंटी आप टेंशन नहीं करो, अब इन बच्चों को आप डेली मिड डे मील खिलाओ, इन बच्चों के खाने के पैसे हम भेजेंगे। कोई और से बात हुई तो बोला आंटी हम इन बच्चों के ना, हम सारी जो स्टेशनरी है, इनकी किताबें हैं, हम सारा करेंगे। गुरुजी करने वाले हैं ना, मैं कौन होती हूँ करने वाली। और आज के डेट में हमने छोटा सा फंक्शन किया था क्रिसमस पे। जिन बच्चों को 3 और 5 साल की एज के बीच में इतनी गरीबी की फैमिली से आए हुए ये बच्चे, जिनको एक वर्ड इंग्लिश का नहीं समझ आता था, जो क्रिसमस कैरल है जिंगल बेल्स, वो इन बच्चों ने उसके ऊपर डांस किया। और इंग्लिश में एक छोटी सी बिटिया ने स्पीच दी, ठीक 2-3 लाइनों की। पर आप वो माहौल समझिए जहाँ पे बिल्कुल एजुकेशन नहीं है। एक बच्चा है जिसके फादर साइकिल पे घूम के चाबी का काम कर रहा है, उसके 2 बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, जो तालों के काम कर रहे हैं, जो जिप्स बैग्स के ठीक कराते हैं सड़क के ऊपर बैठ के, उनका बच्चा मेरे पास है। तो करवा तो गुरुजी रहे हैं ना, है तो गुरुजी के बच्चे। उनके फंड कहाँ से आते हैं मुझे नहीं मालूम। अपने आप संगत आ जाती है, आंटी ये लीजिए इन बच्चों के लिए, आंटी ये लीजिए इन बच्चों के लिए, आंटी इनका करें, चलो आपके स्पेशल बच्चों के लिए भी कर देते हैं। गुरुजी करने वाले हैं, ऑल हिज डूइंग। जब तक उनका हुक्म नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते संगत जी। हमें हमेशा गुरुजी पर विश्वास रखना है। वी हैव टू हैव फेथ इन गुरुजी। रास्ता दिखाने वाले वो हैं, रास्ता वो दिखाएंगे, चलेंगे हम, पर धक्का भी वही देते हैं, वही हमें हिम्मत देते हैं। उनके हुक्म के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमें पालन करना है। जैसे आपको मैंने शुरू में बोला, मेरा सत्संग आज नहीं करना था, मेरे दिमाग में ये आया कि मैं अपने घर में तो हूं नहीं, मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर में हूं, मेरे को नहीं करना। पर अंकल का मेरे को मैसेज आया, आंटी नहीं आज आपने करना है। अंकल का मैसेज आने की देर है, मेरे को लगा जैसे गुरुजी मेरे को बोल रहे, शिल्पा शिल्पा आंटी मैंने आपको एक काम बोला है ना, ये आपने काम करना है। किसको क्या मैसेज पहुंचाना है गुरुजी के थ्रू मुझे नहीं मालूम, पर ये गुरुजी ने का हुक्म है, तो मैंने ये आज किया है। आई हैव फुल फेथ इन गुरुजी, ही इज माय फादर। माता पिता सब मेरे गुरु, मैंने अपनी जिंदगी उन पे छोड़ दी है। जिस हाल में वो रखते हैं, शुक्राना। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, वही सब कुछ करने वाले हैं। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सदा सदा मेरे साथ रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरा साथ मत छोड़ना। शुक्राना गुरुजी, एंड शुक्राना टू दिस लवली संगत
who has given me this opportunity to share my life's experiences. Thank you. Shukrana Sangat ji. Shukrana. जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा आंटी। अगर आप 3 घंटे और ऐसे अपना संगत करते रहते हैं ना, तो एक भी व्यक्ति, एक भी गुरु परिवार ने एग्जिट नहीं होना था। इतना अच्छा लग रहा था गुरु परिवार को आपका सत्संग। बहुत सबसे पहले तो आप शुरू से ही ब्लेस्ड हैं कि आपको गुरु जी महाराज ने जिस स्कूल की प्रिंसिपल बनाया स्पेशल बच्चों की सेवा करने के लिए, आपको तो उसी दिन से ही ब्लेसिंग मिल चुकी हैं। यू आर हाईली ब्लेस्ड। सच्ची थैंक यू। शुक्राना गुरु जी का। बहुत धन्य है वो लोग जो कि अपने ये समाज के उस पिछड़े वर्ग की तरफ ध्यान करते हैं जिनको आमतौर पे समाज इग्नोर करता है। बहुत धन्य है आप, बहुत धन्य है। आपकी जर्नी, एक एक जर्नी का मैंने एक एक दृष्टांत सुना, पूरे गुरु परिवार ने सुना। बहुत ही ब्लेसिंग आपको परिवार में मिली हैं और गुरु महाराज से वही प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ रहें, ऐसी ही सेवा करते रहें और आपके बच्चे, पूरा परिवार, पूरा समाज गुरु जी की ब्लेसिंग से भरपूर हो। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरु परिवार की तरफ से। और आंटी, अभी आपने अपने आधे सत्संग नहीं सुनाए हैं, वो अगली बार जब आपको आमंत्रित किया जाएगा प्लीज उसके लिए छोड़ दीजिएगा। दोबारा बहुत जल्दी आपको गुरु परिवार बुलाएगा सत्संग करने के लिए। जरूर अंकल, जरूर। शुक्राना अंकल जी। ओवर टू यू तृप्ता आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। इतनी ब्लिसफुल जर्नी शिल्पा अरोड़ा आंटी, आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द दिल को छू रहा था और गुरुजी से इतना प्यार गुरुजी पे आ रहा था कि मालिक तेरे चरणों में हम बैठे हैं और हम कितने कितने भाग्यशाली हैं। कहते हैं, मैं शिल्पा अरोड़ा आंटी आपके सत्संग के लिए सिर्फ 4 लाइनें बोलूंगी कि संगत जी, गुरु जी के दर जाना कभी बेकार नहीं हुआ। गुरु जी के दर जाना कभी बेकार नहीं हुआ। ऐसा कोई सपना नहीं जो साकार नहीं हुआ। कोई मेरी नजरों से नजरें मिला के कह दे कि वो मेरे रब के दरबार में गया हो, वो मेरे गुरु के दरबार में गया हो और उसे मेरे गुरु से प्यार नहीं हुआ। तो शिल्पा अरोड़ा आंटी, सच में आप गुरु जी के हाथों से चुने हुए मन के हो, अमूल्य मन के हो, जो हमें अपनी जर्नी, अपनी सुंदर प्यारी सी जर्नी सुनाकर हम निहाल हो जाते हैं। हम भी बहुत किस्मत वाले हैं कि परमात्मा ने हमें इस काबिल समझा हुआ है कि हम भी सुन पाते हैं। कहते हैं, जिस गुरु के दर्शन को देवी देवता भी तरसते हैं, जिनकी मेहरों के बादल हम जैसों पर बरसते हैं, वो है मेरे गुरु जी, जो अन्न को छूकर हर मर्द आगे ये विशाल ब्रह्मांड भी बोना है